तो ईडी की अब रेड, ईडी की जो गाड़ी है, प्रवर्तन निदेशालय की जो गाड़ी है, वो तमाम और जगह से होते हुए छापा मारते मारते इंक्वायरी करते करते कुछ नेताओं को गिरफ्तार करते करते अब नेशनल हेराल्ड मामले में भी आ गई है। और जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो यही है कि क्या गांधी परिवार पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्या है। नेशनल हेराल्ड केस में आज छापा पड़ा है। देश की 10 जगहों पर ये छापे मारे गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ये एक्शन लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने। दिल्ली के नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी की टीम पहुंची। जिन लोगों को नहीं मालूम, अभी हाल फिलहाल कुछ लोगों का वहां जाना जरूर होता है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट रिन्यू कराने जाएंगे तो वो इसी बिल्डिंग में पासपोर्ट का दफ्तर है। तो यहां पर छापे पड़े प्रवर्तन निदेशालय के। इस बिल्डिंग को कहते हैं हेराल्ड हाउस। ईडी को कुछ दस्तावेजों की तलाश है जिसकी वजह से उन्होंने ये छापे मारे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं मारे हैं, इसके अलावा 10 जगह और मारे हैं उन दस्तावेजों की तलाश में। बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये पूरा प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि जो सवाल जवाब, जो क्वेश्चनिंग हुई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उसके बाद ईडी को लगता है कि ये बहुत जरूरी हो जाता है छापा मारना। अब आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा इस पूरे मसले पर। तो नासिर हुसैन, डॉक्टर नासिर हुसैन, जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा है कि बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। महंगाई से ध्यान भटकाने की यह कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड जो है वो ओपन एंड शट केस है, यानी कि हर किसी को मालूम है कैसा है क्या है। यह कांग्रेस की दलील है। ना किसी से पैसा लिया गया और ना ही किसी को दिया गया। प्रधानमंत्री राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा से भाग लें, इस वजह से यह सब हो रहा है। हमारे सवालों के जवाब दें प्रधानमंत्री। यह है कांग्रेस की तरफ से जो बात आई है। अब आपको यह बताते हैं कि इस पूरे मामले में सोनिया और राहुल से जब पूछताछ हुई तो उसका वो कितना अहम था या उसमें क्या क्या पता चला, उसी के बाद ये छापे पड़ रहे हैं। तो सोनिया गांधी से 12 घंटे की पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से 21, 26 और 27 जुलाई को सवाल जवाब दिए गए। ईडी के सवाल जवाब इस तरीके से होते हैं कि मौखिक कुछ नहीं होता, उसमें आपको एक क्वेश्चनर दे दिया जाता है, बिल्कुल जैसे कि आप अगर एग्जाम देने जाएं उस तरीके से आपको कुछ सवाल दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आंसर शीट की तरह आपको खुद अपने हाथ से अपनी हैंडराइटिंग में उसका जवाब देना होता है, लिखना होता है। यह प्रवर्तन निदेशालय का नियम है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आप एग्जाम में बैठ रहे हो। 3 दिन में 100 से ज्यादा सवाल किए गए। राहुल गांधी से भी 5 दिन तक पूछताछ हुई। 5 दिन में करीब 50 घंटे तक सवालों से सामना हुआ उनका। कई बार वो खूब देर देर रात तक ईडी ऑफिस से निकलते हुए दिखे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर क्या लग रहा है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के लपेटे में कई विपक्षी नेता हैं और इसी को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रही है। पात्रा चाल केस में शिवसेना नेता संजय राउत अभी हाल फिलहाल ही गिरफ्तार हुए हैं। 23 जुलाई को बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी भी गिरफ्तार हुए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी कई दौर की पूछताछ हुई है। फर्टिलाइजर घोटाले में अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा पंचकुला जमीन आवंटन केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछताछ की जा चुकी है। आय से अधिक संपत्ति केस में डीके शिव कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये सब मामले हैं जैसे कि आप जानते हैं इस पूरे मसले पे। अब जयराम रमेश ने मेरे ख्याल से कुछ जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कुछ बोला है। क्या बोला है आपको वो दिखाते हैं। वो कहते हैं हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग पर छापा भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों का हिस्सा है। हम मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ इस बदले की राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं। आप हमें चुप नहीं करा सकते। तो ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आया है। इसको लेकर के हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें बीजेपी ने भी बोली है। उनका ये कहना है कि अगर कोई तकलीफ नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप इंक्वायरी हो जाने दीजिए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बड़ा सवाल जो है जो हम पूछ रहे हैं वो यही है कि क्या गांधी परिवार पर शिकंजा कस रहा है और ईडी की हेराल्ड पर नेशनल रेड ये जो हो रही है ये आगे चल के अब कहां जाएगा। पार्थो चैटर्जी, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब अगला क्या,
ये है हमारा सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। श्याम प्रकाश जाटव बीजेपी के नेता, राधिका खेड़ा कांग्रेस की नेता, प्रमोद स्वामी भारतीय जनता पार्टी से, तहसीन पूनावाला आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपके विचार कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं श्याम प्रकाश जाटव जी, किस तरीके से देखते हैं आप ये आरोप जो लग रहे हैं कि आपने पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया, अब छापा भी मार दिया? क्या ये किसी मिशन के तहत ईडी काम कर रही है? हाँ, ईडी तो एक मिशन के तहत काम कर ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं उनको उजागर करना है और उनसे रिकवरी करना है। जो जिन लोगों ने जो गलत तरीके से अर्जित किया हुआ है, तो वो तो एक मिशन के तहत ही काम कर रही है। और जो जांच हुई और जांच के बाद में जो चीजें के ध्यान में मैं समझता हूँ आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो आज छापामारी हुई है, उसी के संदर्भ में, उसी के कंटिन्यूशन में एक पार्ट है जांच का। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जो है बहुत ज्यादा विचलित होना चाहिए, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि उनके तक कोई कमी नहीं है। तो जांच हो जाने के बाद में ठीक है, वो बरी हो जाएंगे, इस सब चीज से मुक्त हो जाएंगे, क्या परेशानी है? अच्छा है, जांच हो जाएगी तो एक क्लीन चिट जो है ईडी की तरफ से भी मिल जाएगी। राधिका जी, आप किस तरीके से जवाब देंगी? भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि भाई जो करप्शन करेगा उस पर शिकंजा कसेगा और अगर आप निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे। स्वतंत्र भारत में बहुत ही जो अमृत काल की बात करते आ रहे हैं मोदी सरकार आजकल, वो ऐसा अमृत काल देखने को मिल रहा है जहां पे स्वतंत्र एजेंसियां आज सरकार का एक तोता जो उनके पिंजरे के अंदर है वो बन के रह गई है। जब चाहते हैं उसे निकालते हैं और उन्हीं लोगों के पीछे निकालते हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं या उनकी नीतियों और गलत नीतियों और नीति पर सवाल उठाते हैं। अब बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये बात क्यों बोल रही है, ऑपोजिशन ये बात क्यों बोल रही है? सवाल तो उठेगा, क्योंकि जब हिमंतो बिस्वा शर्मा, जिसको 2016 में स्वयं अमित शाह साहब ने कहा था कि ये करप्ट है, आज क्योंकि वो उनके पालने में चले गए हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, तो वो पाक साफ हो गए और वो गंगा स्नान कराए। वही हिमंतो बिस्वा शर्मा जिनका बहुत बड़ा हाथ था जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी, उन्होंने बाकायदा एक बहुत बढ़िया होस्ट का काम किया जहां पे महाराष्ट्र के एमएलए रखे और वहां पे उनकी आवभगत करी। अभी हाल ही में 3 दिन पहले झारखंड के 3 कांग्रेस एमएलए के पास पैसा पाया गया। कांग्रेस के अन्य एमएलए ने एक कंप्लेंट भी दायर करी बाकायदा, जिसमें लिखा कि उनको 10 करोड़ रुपए पर एमएलए ऑफर किए जा रहे हैं और कांग्रेस ने उन 3 एमएलए को सस्पेंड किया। लेकिन आज तक कोई भी एजेंसी, कोई भी जांच, कोई भी सवाल उन 3 एमएलए पे नहीं हो रहा कि वो पैसे कहां से आए हैं। मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से, ये जो बार बार खरीद फरोश, सरकार गिराने का काम होता है और बार बार इधर से एमएलए कभी महाराष्ट्र से लिए जाते हैं और असम ले जाए जाते हैं, असम, गुजरात, गोवा, इनका खर्चा कौन उठा रहा है? क्या ये पैसा आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है? और नहीं है तो इसका सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ रहा है? कौन ये खर्चा उठा रहा है? क्या आज तक जांच हुई? नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष के ऊपर पीपीए घोटाला का बहुत बड़ा स्कैम था, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दिया। आज तक कोई एजेंसी वहां पे गई? नहीं गई। नान घोटाला हो छत्तीसगढ़ का या रमन सिंह और उनके बेटे का नाम जो पनामा पेपर्स में है, आज तक कोई इंक्वायरी हुई? कोई ईडी पहुंची? कोई एजेंसी पहुंची? नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के पेपर स्कैम के ऊपर कोई ईडी, कोई जानकारी, कोई सीबीआई पहुंची? नहीं पहुंची। हाँ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनके पास जो 111 एकड़ जमीन जो उन्होंने प्राइवेट जमीन कर दी, प्राइवेट गवर्नमेंट जमीन को प्राइवेट जमीन में बदल दिया, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुए। 3,500 करोड़ रुपए और इतने बड़े बड़े घोटाले हुए विजय रूपानी के कार्यकाल में, आज तक उनके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। लेकिन सारी जांच वही होगी उन्हीं लोगों पे जो पूछेंगे महंगाई क्यों बढ़ रही है, डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज सीएनजी डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया, लेकिन हम सवाल पूछेंगे तो आप हमारे यहाँ पे ईडी को भेजेंगे। जी, प्रमोद स्वामी, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ये और हम ये कई बार चर्चा कर चुके हैं इस चीज के बारे में कि किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच कर रहा है या किनके खिलाफ कर रहा है और कहां अपना ध्यान केंद्रित रखता है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो मेरी बहन बोल रही थी ईडी के बारे में, तो ईडी तो डिपार्टमेंट जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था,
तो अब आप ही ने जिस डिपार्टमेंट को बनाया उसकी आप ही समालोचना कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज ईडी की जो नेशनल हेराल्ड में जो ऑफिस में जो रेड हुई है और सोनिया राहुल जी से जो पूछताछ हुई है, उसको ये लोग जोड़ रहे हैं कि हम लोग महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं, बोल करके हमारे सामने इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की 1937 में स्थापना की थी और 2010 में यंग इंडिया जो बनी, मात्र 5, जिसकी पूंजी जब यंग इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसकी पूंजी मात्र 5 लाख रुपया थी और 5 लाख रुपया में एक कंपनी खुलती है और 5000 करोड़ की जो नेशनल हेराल्ड कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसकी मालिक बन जाती है और उसमें 76% जो शेयर है वो राहुल जी और सोनिया जी का है और उसमें ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी तो है नहीं, तो इसका मतलब तो 100% शेयर अब उन्हीं का हो गया। तो 5 लाख पे एक कंपनी खुलती है और वो 5000 करोड़ की मालिक बन जाती है और डोटेक्स कंपनी के साथ में उनका जो लेन देन है उसके ऊपर में अगर ईडी जांच करती है तो इनको तकलीफ होती है। तो ये फॉर्मूला तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है ना कि 5 लाख से कंपनी खुलती है और वो कैसे 5000 करोड़ की मालिक हो जाती है और उसमें जांच भी नहीं हो, इनके नेता से सवाल भी नहीं हो। ये तो बड़ा विचित्र ये इनका तर्क जी है। तहसीन पूनावाला। राधिका जी मैं आऊंगा आपके पास वापस, एक बार जरा तहसीन जी से सवाल ले लें। संकेत जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है जो अभी मेरे पहले बोले उनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था और ये वो मुस्कुराहट नहीं है आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। गम ये है कि भाजपा के प्रवक्ता या जो लीडर ने नेशनल टीवी पर आते थोड़ा सा गर्म पड़कर आए तो देश का भी भला होगा। ईडी की स्थापना कांग्रेस ने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2002 में की थी। बिल्कुल सही, 2005 और 2009 में कुछ अमेंडमेंट्स कांग्रेस की सरकार ने लाई थी, लेकिन वो अमेंडमेंट्स जो थे 2018 में शेड्यूल ऑफेंसेस बढ़ाने के लिए अमित शाह जी ने जैसे लोगों को पार्लियामेंट से बाहर निकालते फाइनेंस बिल के तहत पास किया, वैसे नहीं किया था, संविधान के तहत किया था, इसलिए इस मामला इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर गया है। तो थोड़ा सा पढ़कर आए। दूसरी बात, मेरे भाजपा के मित्र ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, एक कंपनी से पैसा आया, पैसा लौटाया गया, वो गोयनका ग्रुप की कंपनी थी। क्या भाजपा ये ऑफिशियली आज एनडीटीवी पे कह रही है, देश के नंबर 1 चैनल पे, कि वो शेल कंपनी थी, क्योंकि गोयनका ग्रुप की कंपनी थी। पैसा आया चेक से, 17% इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा गया, इसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। भाजपा ने मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन चेंज कर दिया है। ये तो नए नए तर्क में आकर नेशनल टीवी पर सीखता हूं। तीसरी बात कहते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। अरे डेट को इक्विटी में वोडाफोन आइडिया में मोदी जी ने भी कन्वर्ट किया गया, तो क्या है, क्रिमिनलिटी है। लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं 5000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने हड़प कर दी। मैं भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं, एजेएल और यंग इंडियंस के पहले पन्ने के पहला पैराग्राफ पढ़ लो। वो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 कंपनी, उसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि जो संपत्ति है वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। अगर आप इतना रिसर्च करके देश के नंबर 1 कैबिनेट पे आ जाते, आप जवाब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, रिपब्लिक वो प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? बात सुन लीजिए, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसका मालिक कौन होगा? कौन होगा? एक सेकेंड सर, मैं बताता हूं। आप जो ज्ञान दे रहे हैं आपको जवाब तो सुनना देना पड़ेगा ना। मैं चिल्लाओगे तो मैं नहीं बता सकता हूं, सुन लीजिए ना। तो मत बताओ ना, नहीं बता सकते तो जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। 2 लाइन बाकी है, 2 लाइन बाकी है। बोलिए जी। यंग इंडियन सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एजीएल के ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लेते तो जो एजीएल की संपत्ति है, जो बाय द वे वो संपत्ति कोई ओन नहीं करता, वो रेंट संजीव जी, इनको जितना समय ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। जो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता तो मालिक कोई कैसे बनेगा? ये कोई मोदी जी का जुमला वाला फॉर्मूला है क्या? आपने ट्रांसफर कर दिया, हो गया। अच्छा चलिए, अब राइट टू रिप्लाई प्रमोद स्वामी और उसके बाद राधिका जी। मैं पुणे वाला जी से ये प्रश्न करना चाहूंगा। इन्होंने बात को घुरा फुराया, खाली बात को घुराया जलेबी की तरह। मेरा जो मूल सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। यंग इंडिया कितने रुपए में खुली? यंग इंडिया की पूंजी क्या थी? मात्र 5 लाख रुपया। ये क्या सही है गलत बताइए, हाँ या ना में? तो यंग इंडिया 1 लाख में खुली, 5 लाख में 1 लाख में खुली। अरे भैया आपको कंपनी, जवाब देना मैं चाहूंगा, आप जवाब दे। यंग इंडिया 5 लाख रुपए में खुली और 5000 करोड़ की जो भारत वर्ष में जो संपत्ति है उसके मालिक राहुल जी और सोनिया जी बन गए। अब आप बोल रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस की बात।
तो यार 5,000 करोड़ के जब आप मालिक बन गए तो नो प्रॉफिट और नो लॉस की बात कहां से हो गई? 5 लाख पे एक कंपनी खुलती है और 5,000 करोड़ की मालिक बन जाती है। ये फॉर्मूला तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास में है। और एजेएल की जो स्थापना 1937 में 5,000 जो स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, वो सब हवा उनको सबको आपने हटा दिया। और एक सेकंड तहसीन, 2010 में एक कंपनी खुलती है मात्र 5 लाख रुपए में और वो 5,000 करोड़ की मालिक बन जाती है और आप बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। तो भैया ऐसा व्यापार तो भारत के अन्य लोगों को भी आप सिखा दीजिए कि 5 लाख में। राधिका खेड़ा, एक सेकंड तहसीन रुकिए, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, सब लोगों को मौका मिल जाए, उनका वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राधिका को बोलने दीजिए। जी राधिका। प्रमोद जी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे बिजनेस होता है, तो थोड़ी बात हम जय शाह, अमित शाह जी के सुपुत्र के गोल्डन टच के बारे में बात करते हैं। जब भाजपा की सरकार, मैं इनके बीच में नहीं एक एक करके, प्रमोद जी रुकिए, एक एक करके, अब आपने आरोप लगाए, अब आप भी सुन लीजिए। प्रमोद जी सुनिए, सबको बराबर मौका मिलेगा। सही है तो सुनने की क्षमता रखें। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई मोदी जी की सरकार बनी थी, तो जय शाह की साहब की जो गोल्डन मिडास टच है जिनके पास, उनकी कंपनी की क्या थी वैल्यू? उनके पास 71 लाख उनकी वैल्यू थी। उसके बाद उन्होंने 16,000 गुना प्रॉफिट कमाया, जो 4 साल में 120 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसा क्या जादू था? जरा देश को भी बताइए। देश की जनता के पास पैसा नहीं है कि वो अपने घर में दाल रोटी सब्जी खरीद सके, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। बताइए 16,000 गुना कैसे पैसा कमाया जाता है? गोल्डन टच कहां से आता है? आज तक कोई ईडी सीबीआई कभी जय शाह के पास गई कि मोदी सरकार? बीच में मत बोलिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। ये तरीका नहीं होता एक सभ्य डिबेट का। जब 2014 में मोदी सरकार पावर में आई तो उसकी वैल्यू क्या थी और उसके बाद कितना प्रॉफिट मोदी सरकार आने के बाद क्यों बना? आज तक किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं करी। उसके बाद तो उनकी एलिवेशन हो जाती है, बीसीसीआई उनके हाथ में दे दिया जाता है। किसी की हिम्मत है? कोई एजेंसी भेज के दिखाइए, बोलिए कि हम सब प्रोब के लिए तैयार है। क्यों नहीं आते सामने? और मैं फिर बता दूं, कांग्रेस पार्टी ना डरती है और ना डरेगी। हम वो है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी है, हमने हर इंक्वायरी ज्वाइन करी है। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हैं कि जब हम सवाल उठाएंगे आप हमारे घर में ईडी भेजेंगे, तो हम कोई डरने वाले नहीं है। आंख से आंख डालकर वापस बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मेरी बहन और होने वाला जी से एक सवाल किया, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। उत्तर देना चाहता हूं। 5 लाख में एक जो कंपनी खुलती है वो 5,000 करोड़ की मालिक कैसे बनती है? इन्होंने उल्टा एक काउंटर क्वेश्चन किया जय शाह को लेकर करके। अरे आपकी पार्टी में तो एक से एक वकील है, एक केस डाल दीजिए कोर्ट में। अगर उस आपके तथ्यों में अगर दम होगा तो उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। और नेशनल हेराल्ड का भी केस सुब्रमण्यम स्वामी जी ने डाला था। तो आपके पास में एक वकीलों की टीम है, आप काहे नहीं करप्शन का केस डालते हैं? आपके तो राहुल जी ने कहा था चौकीदार चोर है, और देश की जनता ने 2000 और 2019 में फैसला कर दिया। आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे चौकीदार को चोर बोलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी आपको मुक्की खानी पड़ी और आपके नेता ने माफी मांगी, क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, सिर्फ बेतर्कों की बात करते हैं। तो वो जनता उसका जवाब आपको चुनाव में, हर चुनाव में देती आ रही है और आगे भी देगी। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा गया था कि चौकीदार चोर है, नहीं बोल सकते। वहां पे सुप्रीम कोर्ट शब्द का इस्तेमाल हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। उस बात की माफी मांगी गई थी। हम तब भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं चौकीदार चोर है। आपको वोट मिल गए, इस बार आप फिर जीत गए, तो आप अमर नहीं हो गए। ये देश की जनता सब देख रही है। 16,000 गुना जो आपने पैसा कमाया है उसका हिसाब ये देश की जनता लेकर रहेगी। आप नोटबंदी लेकर आए, वादा किया काला धन आएगा, वादा किया 15 लाख रुपए आएंगे। क्या है? आप तो जनता की जेब के अंदर, आप लोगों ने जनता की जेब के अंदर कैंची चला दी है। बोला ना उत्तर प्रदेश में आज सीएनजी भी पेट्रोल डीजल से महंगा हो गया। बताइए क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जब आप रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद रहे हैं, आज इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप अपना सारा ध्यान ईडी सीबीआई से निकालिए और देश को चलाने में लगाइए। देश को चलाने में इतनी मेहनत करेंगे तो आज देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। 100 साल पीछे ले रहे हैं आप देश को। देश की जनता मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप थोड़ी देर रुकें, जरा ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक बार वापस वो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाते हैं फुल फ्रेम। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि हेरल्ड हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की रेड के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। हमें लगा ये अपने दर्शकों को बता दें, ये नेशनल हेरल्ड का दफ्तर है आईटीओ इलाके में नई दिल्ली के,
और यहां पर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की रेड भी चल रही है और धरना भी चल रहा है। इन तस्वीरों को स्क्रीन पर रखेंगे। एक बार वापस मैं आपके पास आना चाहता हूं तहसीन पूनावाला। रेड्स में जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कुछ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई केस नहीं है, तो इंतजार क्यों ना किया जाए। एक सेकंड, एक बयान आ रहा है, ये सुनते हैं। लेकिन बेजा इस्तेमाल किसी भी संस्था को नहीं होने देंगे। क्या कर सकते हैं? जब जब ये घुस सकते हैं तो हम भी तो प्रयास कर सकते हैं। अपनी हक की लड़ाई भी ना लड़े, सड़कों में भी ना आए, क्या करें? फिर चुपचाप मुकद्दर होकर सुनते रहने की बातें। देखिए पार्लियामेंट में कोई मुद्दा नहीं उठा पाते, ये कोई मुद्दा नहीं है। डराएंगे, धमकाएंगे, ईडी का जोड़ दिखाएंगे, दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डरेंगे नहीं, जेल भी जाएंगे। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड देखें, ईडी ने जहाँ जहाँ की है उसका कन्विक्शन रेट देख लीजिए, क्या कन्विक्शन रेट है। तो डराएंगे, तो इनके यहाँ डर के आता है, वो गंगा घुल जाता है। जो नहीं डरेगा उसको तो डराएंगे, कोई डर नहीं। ईडी से सीबीआई से डराएंगे। राहुल जी और सोनिया जी जब पार्लियामेंट में दिखा देते हैं इनकी सीढ़ी, तो सीबीआई लगा देते हैं और लगा देते हैं उनके पीछे ईडी। तो हम ना तो पहले डरे थे और ना अब डरेंगे। ना मोदी से डरेंगे, ना उसके अमित शाह से डरेंगे, ना उसकी पुलिस से डरेंगे। वापस जाना चाहता हूं तहसीन पूनावाला, आपके पास आना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है हेरल्ड हाउस के बाहर, जिसकी तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपके पास आना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? आपने सुनी दलील प्रमोद स्वामी जी की भी, क्या बोलेंगे आप? अव्वल तो मैं ये कहना चाहूंगा, ईडी अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बन गई रिक्रूटिंग एजेंसी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी का काम करती है, इसलिए इसका नाम मैंने ईडी से इसका तब्दील कर दिया, इसका नाम बीडी, बजरंग दल। ये बजरंग दल की तरह काम करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपका बहुत स्पेसिफिक सवाल था कि अल्टीमेटली कन्विक्शन तो होना नहीं है। ईडी का खुद का रिकॉर्ड है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में 0.5% उनका कन्विक्शन रेट है। और आपको थोड़े आंकड़े से बात कर लूं, 905 रेड ईडी ने की जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने विपक्ष के ऊपर, और 11 रेड की भाजपा के ऊपर। यही ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड, और कन्विक्शन है 0.5। 23 कन्विक्शन हुए, 23 कन्विक्शन में से 22 कन्विक्शन उन केसेस के हुए जो यूपीए के समय हुए, मोदी जी के समय कन्विक्शन सिर्फ एक हुआ है। ये ईडी का रिकॉर्ड है। तो अल्टीमेटली होना कुछ नहीं, सिर्फ प्रोसेस पनिशमेंट है। लेकिन क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा था, मैं उसको उत्तर दे दूं। साहब, पेड अप कैपिटल 1 लाख हो, 5 लाख हो, इससे सवाल नहीं है। सवाल ये है कि डेट टू इक्विटी में तब्दीली हुई है। एक डेट था 90 करोड़ का, 10 साल में दिया गया था। 9 करोड़ रुपए का डेट हर साल दिया गया था। इसलिए डेट दिया था क्योंकि लोगों को वीआरएस देना, उनके कुछ डेट्स चुकाने, उसको इक्विटी में उसका कन्वर्जन हो गया है। आप बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी बेची गई, प्रॉपर्टी उनके नाम में नहीं। आप ऑब्जेक्टिव्स कंपनी का पढ़ते नहीं हो। एजेएल का ऑब्जेक्टिव्स और यंग इंडिया का ऑब्जेक्टिव्स मिला हुआ है। एजेएल की प्रॉपर्टी कहीं पर ट्रांसफर हो नहीं सकती है। पहले पैराग्राफ में आपको बताने के बाद भी आप नेशनल टीवी पे आके कहते हो आपके पास प्रॉपर्टी आ गई 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर नाम में ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेटमेंट में पहले पैराग्राफ में, तो आप कैसे कहते हो कि ये जो हेरल्ड हाउस जो दिख रहा है उसको बेच सकते हैं? ये हेरल्ड हाउस में एजेएल की प्रॉपर्टी नहीं, यंग इंडिया की प्रॉपर्टी, ये तो रेंट पे सरकारी प्रॉपर्टी है। कैसे बेचेंगे? कहां आके कुछ तो तथ्यों की बात कीजिए। कुछ भी आकर आपको नेशनल टीवी पे कहना है, ये क्या चलता है इस तरह से? मैं इनका जवाब दे दूं? जी दीजिए। बताइए कैसे बेचेंगे हेरल्ड हाउस, बताइए। हो गया। अरे आपका ज्ञान सुन लिया, आप सुन लीजिए। आपका ज्ञान सुन लिया, मुझे सुन लीजिए जरा। डॉटेक्स कंपनी से आपने 1 करोड़ रुपया लिया, उसकी अनियमितता की जांच हो रही है। आप जो कह रहे हैं ना रुपए का लेन देन नहीं हुआ, ईडी उसकी जांच कर रही है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि ईडी इस बात की जांच कर रही है कि एक कंपनी जो 1937 में खुली, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप बात को दूसरी तरह से घुरा रहे हैं। एक कंपनी एजेएल जो 1937 में खुली, 2010 में यंग इंडिया खुली, 5 लाख की उसकी प्रॉपर्टी थी, और उस 5 लाख की प्रॉपर्टी को यंग इंडिया ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि इसमें कोई यंग इंडिया ने टेक ओवर नहीं किया। यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आप गलत हो। यंग इंडिया नाम की एक कंपनी 5 लाख में खुली और उसने एजेएल को टेक ओवर कर लिया, और उसके जो मैक्सिमम जो शेयर है, 76% जो शेयर है, वो राहुल जी और सोनिया जी के पास में है। और आप कहते हैं कि बेच नहीं सकेंगे। अरे बेच नहीं सकेंगे, सारे देश में जो 5000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, उसके शेयर होल्डर कौन से है, उसका मालिक कौन है, ये बताइए जरा देश की जनता को। आप
कौन है मैं उसका दोबारा मालिक? से कह रहा हूँ, शेयर होल्डर मैं कौन है दोबारा उसका? से कह रहा हूँ। 76% मैं का दोबारा शेयर से होल्डर कौन आपको है समझा रहा उसका? हूँ। मैं एक सेकेंड मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए। पेड अप कैपिटल और एसेट्स में अंतर होता है। पेड अप कैपिटल का मतलब ये नहीं आपके पास प्रॉपर्टी, एक कंपनी कोई भी खोलने को आपको ये पेड अप आप कैपिटल कोर्ट में डालना ले पड़ता जाके है। सर समझाइए प्लीज ना सुन अपने लीजिए ना नेता को, सर, मेरे अभी को आप नहीं बीच में समझ चिल्ला रहा रहे हो, आपका ज्ञान। आप बीच में चिल्ला रहे हो। दूसरी तो अब मेरे को क्या आपके- समझा रहे हैं आप? सर आप अगर आपको बीच में बोलना है तो आप रिपब्लिक ऑफ नॉनसेंस में जाइए, एनडीटीवी में बीच में मत चिल्लाइए। दूसरी बात, आप बार बार कहते रहते हैं कि 5,000 करोड़ की संपत्ति है। मैं खुद से मना नहीं कर रहा हूं, ये संपत्ति आप बेच नहीं सकते, ये सरकार की संपत्ति है। इसको और एंजॉय ये कौन हमेशा करेगा? बेच नहीं सकते तो एंजॉय कौन करेगा उसको? उसका अरे एंजॉय कौन करेगा? ये क्या कोई लीगल दलील होती है? अरे कौन एंजॉय एंजॉय कौन करेगा करेगा? एसेट्स को? उसका मालिक कौन है? शेयर होल्डर किसके पास में है? क्या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? भारत की जनता को आप अरे भी एक ज्ञानी है क्या? एंजॉय कौन अब करेगा? एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पर बीच में आना चाहता हूँ। शांत प्रकाश जी और राधिका खेड़ा से एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेकेंड, प्रमोद जी रुकिए। शांत प्रकाश जाटव जी, मेरा सवाल आपसे ये है। प्रमोद जी रुक जाइए। नहीं, अब आप लोगों ने देखिए बहुत देर से आप लोगों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया। ऐसे तो खुला मंच में हम दे दें तो 3 घंटे तक ये बहस चलती रहे, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, एक से रुक जाइए तहसीन जी प्लीज। ये एक एंटरटेनमेंट चैनल है क्या? तहसीन रुक कौन जाइए एंजॉय करेगा प्रॉपर्टी? क्या दलील है? हम प्लीज। बड़ी लीगल बातें करें। तहसीन मेरी रिक्वेस्ट आप मान लें प्लीज। हाँ, मैं मान लेता हूं सर, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट शांत प्रकाश जाटव, डिबेट के अंदर। शांत प्रकाश जाटव जी, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष की तरफ से अब एक बड़ी दलील जो दी जाती है या बड़ी बात बोली जाती है वो ये है, पार्थो चैटर्जी माफ कीजिएगा, उसके बाद संजय राउत, अगला स्टेप क्या ये भूमिका तैयार की जा रही है? अगला क्या? नहीं, इसको मैं समझ नहीं पा रहा कि आप इसको पॉलिटिकली और राजनीतिक प्रभाव को देख करके जोड़ रहे हैं। ये अब मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। ईडी को वो अपने विशेष अधिकार हैं, वो उसके आधार पर वो काम कर रहा है। और जिस तरीके से तहसीन जी ने भी और राधिका जी ने भी जो बातें कही, ठीक है, इनको जैसा समझ में आया वैसा इन्होंने कहा, मगर ईडी वो अपनी जांच कर रहा है। मुझे लगता है कि इन लोगों को, ईडी को भी सपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये मामला है जो हमने समझा है, या इनको ईडी की तफ्तीशों को अध्ययन करना चाहिए। हमें ईडी का सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस जिसको अपनी ऊर्जा जनता के बीच में काम करने की है वहां पर लगाएं। इसकी जगह ये रोज जांचें होंगी, वहां पर ले जाके धरना प्रदर्शन, मैं देख रहा छोटे बच्चों को भी ले जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बताएंगे आने वाली पीढ़ी को कि हमने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सड़कों पर जाम लगाए? आने वाली पीढ़ी को कम से कम ये तो बताएं कि हमने देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया। आप भ्रष्टाचार के लिए काम करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। इसकी दिशा को और दशा को सुधारना चाहिए। एक अच्छे विपक्ष के रूप लास्ट जवाब जी राधिका, तो आपको अच्छा अदा करना। अफसोस मुझे आपके कार्यकर्ताओं पे और भाजपा के आने वाली पीढ़ी पे अभी से हो रहा है उनके लिए, क्योंकि वो ये देखेंगे किस तरह से आपने भारत की स्वतंत्र एजेंसियों को अपने पिट्ठू के तौर पे इस्तेमाल किया और अपनी विरोधियों, क्योंकि ऑपोजिशन में मानती हूँ डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ होता है, क्योंकि वो चेक्स एंड बैलेंसेस शांत जी प्लीज बोली थी। एक करके ऑपोजिशन एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने ऑपोजिशन की आवाज ही बार बार डरा के, धमका के और खरीद फरोश करके दबाने की कोशिश करेंगे तो ये सच में अमृत काल नहीं, काल है इस देश के लिए। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, क्योंकि दूसरे भाजपा के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कौन एंजॉय करेगा, मैं भी पूछना चाहती हूँ जो 80 लाख से 120 करोड़ रुपए तक पहुंचे अमित शाह के बेटे जय शाह साहब, वो क्या एंजॉयमेंट करते हैं वो जाने। दूसरी बात मैं फिर बोलूंगी, ये जो बार बार रेड आप कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक कोई भी उन सवालों पे पहुंचा जब कोरोना काल से ये देश जूझ रहा था। आप लोग पीपीई घोटाला कर रहे थे हिमाचल में, आप लोग सरकार गिरा रहे थे मध्य प्रदेश में, वो पैसा कहां से आ रहा था? वो जो एमएलए इधर उधर भगाए जा रहे थे उनका खर्चा कौन ले रहा था? और अभी भी महाराष्ट्र के केस में जो सरकार आपने गिराई जिसके 30 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक वहां पे कैबिनेट तक नहीं बना पाए हैं। तो इनकी नीति और नियत बिल्कुल साफ है, आवाज जो उठेगी सवाल करेगी उसको दबाया जाए। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि ये जो हेरल्ड पर नेशनल बवाल मचा हुआ है ये कहां जाकर के थमेगा।